देखो एआई, आई मीन चलो अब एआई के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया ही है डिस्कशन, तो देखो एआई समझना तो जरूरी है ही कि कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज होना है, या कैसे इसके मल्टीपल यूज कैसे सॉल्व हो रहे हैं, बिजनेस प्रॉब्लम सोल्यूशन वगैरह देखे जा रहे हैं। और अभी के टाइम पे अभी फिर भी हम लोग वीक एआई पे हैं, आई मीन स्ट्रॉन्ग एआई पे तो नहीं आए हैं। पर फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो वो सब तो करना है, पर जितने एआई का यूसेज करके टूल्स आ चुके हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को अच्छा कर सकते हैं, आपके काम को ईज आउट कर सकते हैं, उनके बारे में भी जानना शुरू करो कि कौन कौन से एआई टूल्स आ गए हैं। आई मीन मे बी अगर आप यूट्यूब में, जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप इंग्लिश में एक वीडियो बनाते हो, आप चाहते हो मल्टीपल लैंग्वेजेस के जो हमारे अटेंडेंट्स हैं वो उसको आई मीन वो भी सुन सकें, वो भी समझ सकें। तो ऑटोमेटिकली आई मीन जो भी आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू स्पेनिश, सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है आज के टाइम पे। वो मल्टीपल वीडियोस डालिए, है ना, तो ऑडियंस बढ़ेगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और स्क्रिप्ट वगैरह जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोलने के लिए कि किस तरीके से स्क्रिप्ट बनानी है हमारी, सब कुछ बन जाता है आज के टाइम पे। एआई ने इतना ज्यादा आई मीन प्रॉब्लम सोल्यूशन हेल्प कर रहा है। जो अगर आपको जैसे स्विचिंग के लिए अगर देख रहे हैं, आई मीन कि आप देखना चाहते हो कि किसी फील्ड में मैं स्विच करना चाहता हूँ, उसके लिए आज के जमाने में जैसे लिंक्डइन में सब लोग स्क्रूटनी करते हैं, वो देखना चाहते हैं हर पर्सन की प्रोफाइल कितनी अच्छी है ना। तो वो वहां पे इसी जैसे आप मेरे लिंक्डइन में देखा होगा, अगर हम एआई की फील्ड में जाना चाहते हैं, हम बहुत पोस्ट डालते हैं एआई के वहां पे, ताकि मेरी इमेज बन सके, है ना। इमेज ही मैटर करती है सबसे ज्यादा। तो वो इमेज बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है अलग से। राइट। ठीक है, तो सोशल मीडिया मतलब मेरे उसमें कोई भी ना, पता नहीं, मुझे तो इतने टाइम हो गया ना फेसबुक यूज किया ना इंस्टा यूज किया। उनका यूसेज सिर्फ शायद हम तभी करेंगे जब मे भी अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी होगी, है ना। वहां पे ठीक है। पर अगर हम बोलें कि हम अपने उसके लिए टाइम पास के लिए, तो उतना तो टाइम है ही नहीं आज के टाइम पे। तो वो चीजें देखनी है कि आई मीन लिंक्डइन का यूज हमारे सोशल प्रोफाइल कैरियर के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ा सकता है। तो वहां पे पोस्ट डालो जिस भी प्रोफाइल में जाना है, उन सब चीजों में, या कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन रखो, तो उससे इमेज बनेगी, और इमेज बहुत मैटर करती है। अभी आज के टाइम पे मतलब जब से हमने डालना शुरू किया है या कई लोगों को कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया है एआई में, तो इनफैक्ट में भी लोग हमको इन्वॉल्व करते हैं कई सोल्यूशन वगैरह जो एआई से सॉल्व करने हैं। जैसे अभी हम ऑलरेडी एनोमली डिटेक्शन पे काम कर रहे हैं, सिमिलर वे में भी जैसे आईएलटीएस का एग्जाम है ना, इंग्लिश यूएस के लिए उन लोगों को सिलेक्शन करने के लिए, हम्म। हर कंट्री में अपना है उनका प्रोनाउंसिएशन असेसमेंट वगैरह करने के लिए। आज के टाइम पे उनको किसी पर्सन को बैठाने की जरूरत नहीं है। वो टूल है, वो जज करता है बहुत प्रॉपर वे में, और स्कोर दे देता है। एक्यूरेसी स्कोर, प्रोनाउंसिएशन स्कोर, बहुत ढेर सारे स्कोर दे देगा, बस उसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो बात तो सही है कि एआई आई मीन बहुत जॉब खाने वाला है। पर वो वही जॉब खाने वाला है जो वाकई में, जैसे स्टैटिक हम लोग वेबसाइट बनाया करते थे ना, जिसका कोई मतलब नहीं था, बनाने का कोई वैल्यू नहीं था, वो वैसे ही जॉब खाने वाला है जो स्टैटिक काम किया करते हैं, जो मशीन के थ्रू भी हो सकता है, वो भी मे बी बेटर वे में होगा, है ना। तो वो जॉब आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम एआई कैपेबल बने। एआई कैपेबल बनेंगे तो एआई हमारी जॉब नहीं खाएगा, बल्कि हम एआई को यूज करने वाले बनेंगे, और उसी से हमारी आई मीन इम्पोर्टेंस बनेगी, है ना। अरे तो खाने लग गया है जॉब, जॉब जॉब समझिए खाने लग गया है। अरे, मेरी अरे कंपनी अभी में कल की बात हम बताते हैं। थर्सडे को फायरिंग हुई है हाँ और सारे क्यूए हटा दिए हैं। मतलब अब इनको सिर्फ डेव हाँ। रोल चाहिए जो सारा काम करे, मतलब यूआई से लेके बैकएंड डिप्लॉयमेंट। डेवऑप्स की भी कोई इनको नीड नहीं है, मतलब डेवऑप्स डेवॉप्स की कोई एक्चुअली में क्या है डेडिकेटेड ना टीम कि तो करेगी। बाकी जितना भी आपको पहुंचाना है कोड प्रोडक्शन तक सब आप करो, मॉनिटरिंग भी आप खुद करो, एप्लीकेशन की सब आप खुद करो। तो करेक्ट मतलब समझ करेक्ट। लो आप, मतलब ऐसे 15-15 साल जो कंपनी में बंदे हैं उनको सब हटा दिया, मतलब सब, मतलब कोई सगा नहीं है कंपनी एक्चुअली आज। अरे वो कंपनी कभी किसी की सगी नहीं रहती, इसलिए अपनी स्किल बनानी चाहिए, है ना। हाँ। कम कंपनी तो कितनी भी अच्छी हो, जब तक वो कभी किसी की सगी नहीं है, उनको बस पैसा ही चाहिए हर जगह, है ना। तो एआई के पर्सपेक्टिव में जैसे देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम एआई में अगर करियर बनाना चाहते हैं, हम सबसे इम्पोर्टेंट ये सब अभी समझना चाहते हैं कि आप लोग के पर्सपेक्टिव से आप लोग एआई को क्या समझते हो। क्योंकि एआई आता है तो मशीन लर्निंग भी आ जाता है, डीप लर्निंग आ जाता है, जनरेटिव एआई आ जाता है। तो इन सब में डिफरेंशिएट अभी कर पाते हैं या नहीं, या फिर कि अगर एआई को हम अभी समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एआई मेरे करियर में ग्रोथ करेगा, या कि एआई का मैं यूज करके मैं खुद भी एक अपना कंपनी या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूँ। वो मतलब क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है एक तरीके से एआई को समझने का, वो पहले एक बार बताना तो
मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। देखिए मेरे लिए एआई का क्या है कि अब कोड लिखने का मन नहीं करता, सब उसको बोल दो वो लिख के दे देता है, उसमें एकदम सही बात। मॉडिफिकेशन करो। हम्म मतलब ये है। और उसके बाद इनफैक्ट मतलब मैंने अपनी आईडी में भी एआई का वो एक कोड नियम करके एक होता है, एआई का हम्म प्लगइन है, तो वो हम्म डाल दिया, वो साला पूरा रीड कर लेता है कोड को और बता देगा कि आप यहाँ टेस्ट केस डाल लो, मतलब वहीं पर ही, मतलब हम बाहर भी नहीं जाना है, वेबसाइट पे भी नहीं जाना है, तो हम्म वहीं वहीं पे सारा काम हो जाता है। तो काफी हेल्पफुल, तो हम लोग के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एक्चुअली, वो तो है ही कि है, कोई भी डेफिनेटली है। अरे इशू। जैसे अभी, हाँ, स्पीच टू टेक्स्ट का कुछ काम मुझे करना था, मुश्किल से मेरे को 10 मिनट लगा था वो सब करने में, क्योंकि वो सब राइट। कुछ बना देता है। तो इम्पोर्टेंट देखो, एक्चुअली में हमें को बताते हैं, एक हार्वर्ड का क्या कहते हैं प्रेस नोट आया था, बहुत फेमस हुआ था। और ये आया था, आई मीन, अच्छा, सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं, तुम लोग को क्या लगता है कि एआई एक्चुअल में कब से आया? कोई ईयर गेस कर सकते हो? मैंने ये सुना था एक बार, ये 2010, 1970s में आया दस था। दस से 70s में, पहले होगा। हम्म 70s में पहली बार आया था। मैं एक लास्ट ईयर गया था यूएस डेटा समिट में, और हम्म ये जो मोज़ेक एमएल और डेटा ब्रिक्स का ज्वाइंट वेंचर था, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी आए थे, सत्या नडेला। उसमें एक इनके जेपी मॉर्गन चेस के वो थे वीपी। उन्होंने बोला था 70s में आया था, बट है कि वो यूज नहीं हुआ है उतना उस हिसाब से। धीरे धीरे हर 10 years में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बट हम्म वो कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ गया था, 70s 80s में ही। अच्छा, और पंकज के हिसाब से 10 ईयर पहले? हाँ मतलब एटलीस्ट 10 साल पहले तो काफी कुछ शुरू हो चुका था। अच्छा अच्छा, हम बताते मतलब हैं जो तीन अभी चार हमें दिख रहा है तो मतलब हाँ 15 साल पहले आप मान के चलो कि उसका काम शुरू हो चुका था। चलो शॉकिंग क्योंकि चीज बताते हैं। एलन मस्क ने 1956। भी तो अपनी कंपनी 1956। अब जी हाँ। पुराना ही होगा, क्योंकि 19 उन्होंने एक बुक भी रेफर किया था जिसको पढ़ने के लिए, जो 70s में लिखी गई हैं, एआई को हुआ रिलेटेड। क्या था, अच्छा। 1956 में ऑलरेडी जब डाटा का ग्रोथ होने लग गया था, तो हार्वर्ड में बहुत बढ़िया चीज पब्लिश हुई थी, जिसमें तीन चीजें पब्लिश हुई थी। एक तो डेफिनेटली अपना बिग डाटा, और फिर एक एआई, और एक और कोई चीज थी, है ना? इसके बारे में पब्लिश हुआ था, और उस समय ये पोर्ट्रे किया गया था, ये जो भी चीजें हैं जिस दिन हमारी स्ट्रांग हो गई, ये सबसे पहले, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ना कि डेवलपर और यही सब रह जा रहे हैं, ये मिडिल मैनेजमेंट को पूरा खा जाएगा हम्म। आने वाले फ्यूचर में। अभी आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ये होगा कि सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट रहेगा और एआई इंजीनियर और डाटा साइंटिस्ट रहेंगे एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जो भी भाई सीनियर मैनेजर को डिसीजन लेना है, उनको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं, ज्यादातर टास्क सब ऑटोमेट हो जाएंगे। इंजीनियर जो होगा वो सारे काम कर देगा। तो समझ लो डेवलपर और सीनियर मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो लगभग फिनिश हो जाएगा, जैसे एजाइल के आने के बाद हुआ कि डेवलपर था, वो प्रोडक्ट ओनर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, सारी प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट को समझता। होता नहीं था पहले, बीए आते थे, बीए के बाद हमारे पास आती थी और इतना लंबा अब नहीं साइकिल होता ये चलता सब। था। तो वो लोग हम्म। कहते थे, जिद किया करते थे, अरे यार हमको डेवलपर टीम से बात करने दो ना सीधे, जब वही लोग काम करेंगे, आप बीए बीए बन के क्या बीच में बैठे रहते हो? तो जो एजाइल वो कल्चर लाया था, एजाइल के आने के बाद हम लोग प्रोडक्ट ओनर के साथ हर 2 हफ्ते में कनेक्ट कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं उनके हिसाब से, वो बताता है हम लोग को, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है। सेम यही चीज एआई के आने के बाद, आने वाले 5 या 10 साल बाद, या तो सीनियर मैनेजमेंट रहेगा, या तो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहो, या तो एकदम जूनियर पोजीशन पे रहो, जहां पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन वाला काम करोगे। ये जो मिडिल मैनेजमेंट होता है ना, फॉलो अप करने वाले काम, मेल इधर से उधर, ये तो सबसे पहले भगा दिए जाएंगे। सर खत्म कर अब मैं देंगे। अपना बता देता हूँ कि क्या मेरा, आपने पूछा ना कि हम तीनों लोगों हम्म से, पंकज सर ने हम्म तो बता दिया। मेरा ऐसा है हम्म कि मैं डेटा पे ही काम करता हूँ, तो हम्म एमएल फ्लो वगैरह यूज करते हैं, मशीन लर्निंग यूज करते हैं, डेटा एनालिटिक्स, पूरा डेटा का कोई भी एरिया हम लोगों हम्म ने छोड़ा नहीं है, एक्सेप्ट ये जो एआई है। क्योंकि हम्म बैंक है तो अभी जस्ट लॉन्च किया है, बट वो हम्म मोर आप काइंड ऑफ चैट जीपीटी टाइप की, आप पुराने हम्म वर्जन्स पे कि आप कुछ उससे ले सकते हो, बट एज अ एप्लीकेशन में नहीं यूज करते हैं। और हम लोग हम्म का जो काम है वो पूरा का पूरा एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स प्लस एमएल फ्लो, मशीन लर्निंग, हम्म, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स भी हैं। डेटा साइंटिस्ट का ही पूरा एंड टू एंड वर्कलोड काम है। तो एमएल अच्छा। मशीन लर्निंग मॉडल्स भी यूज करते हैं,
और अर्थमेटिक मॉडल्स भी यूज करते हैं, जहाँ पे एमएल का नहीं चाहिए, जहाँ पे आपको मोर काइंड ऑफ डेटा को रीड करके आप उससे कुछ वैल्यू निकालना चाहते हो, बट वो एमएल नहीं है, वो सब कुछ अपना खुद वो का डाटा साइंटिस्ट बनाया हुआ। लेवल का काम हाँ, हो गया। हाँ, 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 रिग्रेशन में उसको बोलते हैं, रिग्रेशन मॉडल्स, हाँ। वो हम लोग यूज करते हैं। तो वो अच्छा। पूरा मुझे डेटा का काफी अच्छा आइडिया, क्योंकि मेरा रोल ही यही है अब, हम्म 5 साल से 6 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो मेरा रोल है डेटा आर्किटेक्ट का। तो मुझे आईटी हम्म का अच्छा खासा वो है, बट मैं अभी हम्म बिजनेस में मूव हो गया हूँ। तो मेरा एक्चुअल में पर्पज ये था जानने का कि हम्म यूज बिजनेस में कैसे कर सकते हैं। मैंने आईटी छोड़ दिया, मैं मोर बिजनेस में काइंड ऑफ, आप कर सकते हो लीड पीओ टाइप का, उस टाइप हम्म का रोल है मेरा, मैनेजमेंट टाइप का। तो इसी तो बात मैं पे वो एक सोच रहा क्वेश्चन हूँ कैसे रजत, यूज कर सकते हैं। हाँ, इसी बात पे, टेक्नोलॉजी इनेबल द बिजनेस और बिजनेस इनेबल द टेक्नोलॉजी? मेरे हिसाब से तो जो हम लोग करते हैं वो बिजनेस ही सब कुछ करता है, बिजनेस लेके आता है। टेक्नोलॉजी तो कभी भी बीच में चेंज होता रहता है, बट मोर जो इम्पोर्टेंट है वो आपका बिजनेस क्या है, वो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे सीखा है, एटलीस्ट इस बैंक का। हाँ, नहीं नहीं, जैसे आई मीन, ठीक है, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से ये है कि भाई बिजनेस को नीड होती है, इनोवेशन इज द हम्म, नीड, वो वाली बात होती है ना, हाँ, जिसमें कि बिल्कुल। आपको जरूरत होगी तो आप इनोवेशन करते हो। तो तुम्हारे हिसाब से है कि बिजनेस को जब नीड होती है तो कुछ ना कुछ वर्कआउट हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी निकल ही आती है ना? बिल्कुल, अब बिजनेस का ये है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका यूज केस क्या है। बिजनेस को उससे मतलब नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है, उनको हम्म अपने काम से मतलब है। जैसे कि हम लोग का पूरा रेगुलेटरी ड्रिवन है, जैसे इंडिया में हम्म आरबीआई है, आरबीआई को रिपोर्ट देती है हर बैंक का कि क्या हम्म चल रहा है अभी। वैसे हम्म यहाँ पे भी है, यहाँ के यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ईसीबी वगैरह। तो हमारा हम्म है कि अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है सिक्योरिटी है, ऑटोमेटेड है, ये सब है एक जगह, जो हम्म कि आईटी के स्टैंडर्ड्स फॉलो होने हैं। बट हम्म दूसरी जगह ये है कि जो नीड है, इट्स हम्म ऑल अबाउट बैंकिंग लाइसेंस, तो आपको वो करना है। तो हम्म अगर पूछे कि हाँ हम नया ये लॉन्च करना चाहते हैं, वो सेकेंडरी है, प्रायोरिटी ये है कि, और प्राइमरी ये है कि आपका जो बिजनेस नीड है पहले उसको फुलफिल करना है। हाँ, अगर करेक्ट मुझे बात है, रिपोर्ट्स लेकिन देने हैं साल। लेकिन जी। इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है विजयन की। जैसे आज के टाइम पे चैट जीपीटी और एआई एकदम से बूम पे आ गया, हर कंपनी हाँ, अब उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहती है, राइट? और उस बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके ही उनका बिजनेस ग्रोथ और ज्यादा होगा, बिजनेस वैल्यू ज्यादा आएगी, राइट? हम्म। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। सम टाइम बिजनेस की वजह से नई टेक्नोलॉजी में भी आती हो, या टेक्नोलॉजी जब एकदम से एडवांस कोई आ जाती है उसकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ काफी आ जाती है। पर ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इनेबल्स द बिजनेस टू ग्रो मोर, है हाँ, ना? कह सकते हैं, वही सोच रहा है कि मे बी इसलिए ज्वाइन किया है कि कैसे यूज कर सकते हैं बिजनेस में, बहुत कौन यूज कौन से केसेस है, क्षेत्र अरे हैं। हम तुमको इतने यूज हाँ, केसेस बताएंगे अभी। जैसे फॉर एन एग्जांपल बहुत सिंपल है, नेटफ्लिक्स वाला भी केस याद होगा कि इंडिया के लिए उन्होंने अलग से स्कीम निकाली स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, अलग जगह, हाँ, बिल्कुल। हम तुम्हें दिखाते हम्म। हैं, एक मिनट। हर कंट्री के लिए अलग है उनका यूज केस जो है नेटफ्लिक्स का। हाँ, हम दिखाते हैं कि वो तुम पता कैसे चला, एक मिनट। ब्रजेन, तुम पूरा आजकल ये छोड़ दियो क्या, कोडिंग वाला पूरा दूसरी जगह मूव बहुत कर गए? टाइम हो गया, 4 साल हो गए। डेटा आर्किटेक्ट था 3 4 साल, और अभी मैं प्रॉपर बिजनेस में चला गया। तो मोर काइंड ऑफ बिजनेस बिजनेस यूज केस मतलब क्या, बताता हूँ। प्रोडक्ट ओनर साइड पे, प्रोडक्ट मैन क्या है, किस साइड पे गए? लीड प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑनर्स रिपोर्ट करते हैं। तो मजा आता है मेरा तुम्हें रोल इसमें? मेरा रोल एक्चुअल में वो है, आर्किटेक्ट का ही रोल है, बिजनेस आर्किटेक्ट। बिजनेस के यूज केसेस ले आने हैं। तो जो आईटी आर्किटेक्ट्स होते हैं उन्हीं के साथ काम करना होता है, और मैनेजमेंट के साथ। बट मेरा मोर बिजनेस ड्रिवन आर्किटेक्ट रोल है, और पहले तो डेटा वही ना, आर्किटेक्ट था तुम आईटी में। कस्टमर से तुम बात करके अपना रिक्वायरमेंट बना के, और जो टेक्निकल टीम होगी उनको देते होगे, राइट? हाँ, हाँ, टेक्निकल टीम नहीं, मतलब आर्किटेक्ट्स को हम लोग बताते हैं, हाँ। या जो आईटी मैनेजर्स हैं उनको, कि हमारा ये यूज केस है, ये हमको अचीव करना है। ये 1 साल ही हुआ ये रोल करते हुए, उससे पहले तो आईटी आर्किटेक्ट ही था, मैं भी डेटा आर्किटेक्ट। तो यही जे- एक्चुअल में पूरा डेटा पर ही काम है मेरा, जो है 5 6 साल 7 साल से जो भी काम है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये नेटफ्लिक्स का ये पूरा ये कोड है ना? ये हम्म। नेटफ्लिक्स का, ये ये जल्दी लेके जाओ। ये जैसे नेटफ्लिक्स का कोड है, इस नेटफ्लिक्स में क्या है, इन्होंने देखो इन्होंने क्या किया था अपने डाटा पे, अनसुपरवाइज लर्निंग चलाई। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या करता है कि क्लस्टर बनाता है हर पैरामीटर्स के बेसिस पे,
ठीक है। जब इस क्लस्टर को इन्होंने देखा, ये समझ लो ये वाला चार्ट बन गया था इनका। इसमें इन्होंने देखा नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ लॉगिन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आईपी, एज, जेंडर, मोबाइल डिवाइस है कि टीवी डिवाइस है कि टैबलेट है, ठीक है। ये सिर्फ चार्ट देख के उनको ये समझ में आ गया कि इनका कहीं ना कहीं जो क्रेडेंशियल है वो सबको शेयर किया जा रहा है। बेटा इसमें हम्म। मीटिंग चल रही है। ये एक ही पर्सन एक ही डेस्कटॉप से कई कई बार देख रहा है ना, और अलग अलग वो उसमें चले आ रही चीजें, और लोकेशन में निकल के चले जाते थे। तो जब इसके बेसिस पे इनको दिखा कि इनका कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, उस वजह से इन्होंने 799 के स्कीम को चेंज करके 299 पर मोबाइल या पर डिवाइस ऐसी चीजें निकाली, और हाँ यार, ऑटोमेटिकली इनके नंबर दो ऑफ पे यूजर्स लिमिट बढ़ कर गए दिया था। और इनकी ग्रोथ हुई। हाँ। तो कभी भी देखो एआई इम्प्लीमेंटेशन करने में वो कंपनी कभी भी एआई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती जब तक उसके पास डाटा नहीं हो, है ना। बिल्कुल। डाटा ही खाली सक्सेस की है एआई को इनेबलमेंट करने के लिए। तो जो कंपनियों के पास ऑलरेडी डाटा है, वो कंपनियां तो समझ लो बहुत लकी हैं, क्योंकि वही एआई इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे किसी भी चीज के लिए। तो तुमको डाटा सबसे पहले पर्सपेक्टिव से अपने देखना है कि मैं अपने डाटा का यूसेज किस किस पर्सपेक्टिव से कर सकता हूँ, और जो तुम चाहोगे वो हर एक चीज एआई से इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। वहां पे खाली माइंड लगाना। अब जैसे यूज केसेस हम तुमको और दिखाते हैं, एक सेकेंड। विन एक जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज उसी से लेसन से रिलेटेड ये भी रहेगा कि हम बायसनेस जो होती है ना उसको भी कैसे अवॉइड कर सकते हैं। बायसनेस का एक अमेजोन का केस बताएंगे जो लीगल केस हुआ था उनके ऊपर। लेकिन अभी के लिए हम तुमको बस कुछ यूज केसेस दिखाते हैं। जैसे ये अमेजोन का देखो, अमेजोन में ध्यान दिया होगा तुमने रिकमेंडेशन सिस्टम। अगर हाँ, तुम ये एक आता है बुक बाई करो, पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, हाँ बिल्कुल पर्सनलाइज, ये आता है एक तरीके से है ना। रिकमेंडेशन आती है, मेल्स आती है, उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट में दिखाई देंगे। यहाँ एआई इन्होंने यूज किया और इसके बेसिस पे 29% इनका ग्रोथ हुआ है। सेम में जैसे नेटफ्लिक्स में कोई मूवी को लाइक करो डिसलाइक करो जो भी उनका चीजें होता है, वो सब एआई के बेसिस पे होता है, और उसके बेसिस पे ही ये लोग अपने यूजर्स को वो रिकमेंडेड करते हैं मूवी, जिससे इनका देखो चर्न रेट जो भी है 1 बिलियन से रिड्यूस हो गया एक तरीके से, है ना। तो ऐसे कई चीजें हैं। अब जैसे गूगल प्रिडिक्शन के लिए यूज करता है, प्रिडिक्शन से बेसिस पे इन्होंने अपनी जो डाटा सेंटर का कूलिंग सिस्टम था, है ना, उसकी एनर्जी कंजप्शन एक तरीके से करा, इन्होंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए एआई का यूज किया है, ठीक है। सिमिलर वे जैसे हेल्थ केयर के केसेस में डायग्नोसिस है ना, इसमें ये लोग एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ देख लेते हैं, और उसके बाद पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को कोई ऐसी डिजीज है जो आने वाले कल में हो सकती है कि नहीं हो सकती। वो अपना वही लीनियर रिग्रेशन है, रिग्रेशन जो भी एनालिसिस है, उन सबके बेसिस पे कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। अब जैसे ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है, ठीक है, तो ये फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि भाई किस चीज की डिमांड कब कब आती है, सिर्फ वही चीजों का मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से करवाते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। ऐसे कोको कोला हो गया। ये लोग तो अब जैसे ओबामा के केस में अभी तक लोगों को ये पता नहीं, जब ओबामा के टाइम पे इलेक्शन हुआ था यूएस वालों ने, उन्होंने न्यूरो मार्केटिंग करी थी। न्यूरो मार्केटिंग किस तरीके से करी थी, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था लोगों को पता नहीं उनको कैप पहना पहना के वो कोई चीज डिस्प्ले करते थे, कोई एड डिस्प्ले करते थे, तो उनके आई मूवमेंट से और डाटा में थोड़ा सा सेंसर्स वगैरह लगे तो उससे पता लग जाता था दे आर लाइकिंग समथिंग और डिसलाइकिंग समथिंग। और इन डाटा का यूसेज के बेसिस पे उन्होंने अपने एड्स बनवाए थे, अपने कैंपेन बनवाए थे यूएस में, और उसके बेसिस पे वो विन हुए थे। हालांकि वहां का रूल है कि वो 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, वरना वो हर बार चाहते तो हर बार बन सकते थे, ठीक है। तो जो पर्सनलाइज एक तरीके से मार्केटिंग कैंपेन है, उन सब चीजों में भी आप इन सब चीजों को एआई को यूसेज कर सकते हो, क्योंकि आप जो रिजल्ट चाहते हो वो फटाफट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे फ्रॉड डिटेक्शन, चाहे पेपैल हो चाहे अमेरिकन एक्सप्रेस हो, है ना, ये लोग एनोमली डिटेक्शन करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं, वहां पे एआई का यूसेज करते हैं, ठीक है। जिससे ट्रस्ट बनता है कस्टमर के लिए, कोई भी गलत यूसेज नहीं होता है, ठीक है। एटलीस्ट भाई अच्छे बंदे को भी आप एक बार की रोक दोगे तो भी वो अप्रिशिएट ही करेगा कि चलो ठीक है, ट्रांजेक्शन किसी और गलत बंदे से तो नहीं जाएगा जब मेरे से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, ब्रांडिंग बिल्ड होती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, आप जैसे रूट के लिए, डिलीवरी के लिए, है ना, आप डिलीवरी करवा रहे हैं कोई भी चीजों के लिए, तो आप ऑलरेडी फ्यूल वगैरह का इन सब का वो देखते हो डाटा वगैरह कि क्या बेटर वे में हो सकता है, क्या बेटर अप्रोच हो सकती है। तो ऐसे बहुत ढेर सारे केसेस होते हैं जिसको आप एआई के थ्रू यूज कर सकते हो। अच्छा, तो अगर एआई का लर्निंग करना है तो मैंने तुम लोगों के लिए ही खाली एक ये बनाया था बात एक तरीके से, जो तुम लोगों को काफी हेल्पफुल करेगा। अभी देखो एआई एज एन मैनेजर और एग्जीक्यूटिव अगर देखना चाहते हो तो वो अलग ग्रोथ रहती है थोड़ा सा। उसमें क्या है कि सबसे पहले कि सिर्फ डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस समझना जरूरी होता है, जिसमें एआई, एमएल, डीएल और क्या कहते हैं जेनरेटिव एआई में डिफरेंस समझना जरूरी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आज के टाइम पे जेनरेटिव एआई
ये भी बहुत हेल्पफुल कर रहा है कई चीजों के लिए, है ना। आपको कोई कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है, वो क्या, चाहे म्यूजिक हो चाहे वीडियोस हो, जैसे मार्केटिंग ब्रांडिंग वगैरह में वो सब चीजें जनरेटिव एआई का बहुत ज्यादा यूसेज हो रहा है। और जैसे मैंने बताया ना, टाइप ऑफ एआई में अभी हम लोग बहुत वीक एआई में चल रहे हैं। सुपर इंटेलिजेंट एआई तो हम ही लोग का रिप्लिका होगा एक तरीके से, जो हमारे सेंसेस को कर पाएगा। अगर हम 5 सेंसेस की बात करें, है ना, जिसमें अगर हम आई की बात करें तो विजन वाला हो चुका है एआई से इम्प्लीमेंटेशन। आप सारी इमेजेस वगैरह को देख के डिटेक्ट कर सकते हो, उनको एज्योर का वो दिखा देते हैं उनको। एकदम शॉक हो जाओगे देख देख के कि क्या क्या चीजें नहीं बन चुकी हैं। को पायलट वगैरह पे हम लोग पीओसी कर रहे हैं अभी, ये जो अच्छा। एआई के लिए एजोर को पायलट जो है। हम्म। अभी अगर किसी भी मॉडल को यूज करके अगर वो चैटबॉट वगैरह बनाना है ना, चाहे वो फेसबुक के मेटा लेमा को यूज करना है, चाहे चैट जीपीटी को यूज करना है, चाहे अमेजोन को यूज, किसी के भी उसको यूज करना है, वो सब इतना आसान है कि आप यहाँ पे जाओ, आप अपने मनपसंद इंजन को सेलेक्ट कर लो बस। और वो चैट जीपीटी का तो प्रो वर्जन होता है, आई मीन उसमें थोड़ा कॉस्टिंग रहती है टोकन के बेसिस पे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मेटा लेमा के साथ वो बहुत सही रहा, उसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है। बस एक ही डिसएडवांटेज है कि उसका कोई यूआई नहीं है। अगर पाइथन वगैरह जिसको आती है, डेवलपर को आती है, वो मेटा लेमा को यूज करेगा, वो चैट जीपीटी से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, इधर तो नहीं आ रहा, जब हम बनाएंगे हम लोग यहाँ पे तो आपको सारे इंजन सेलेक्ट करने के लिए आता है, तो चैट जीपीटी और अपने डॉक्यूमेंट दे दो। जैसे मान लो कि तुम्हारा जो भी बिजनेस है उसमें अगर तुम रिस्पॉन्सिव चैटबॉट बनाना चाहते हो, कि यूजर तुम्हारे कस्टमर केयर को कॉल करता हो, उसमें काफी टाइम जाता हो या इंसिडेंट रेज होता हो, वो सारी चीजें तुम एक डॉक्यूमेंट दे दो, पुश कर दो या डाटा दे दो अपने इसको चैटबॉट को, वो उसी में से एक्सट्रैक्ट करके एकदम बढ़िया से रिस्पॉन्स दे देगा। अभी जैसे कुछ समय पहले ही, अभी जैसे हमने नया प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है, उसमें स्टैंडर्ड लाइफ यूके वाला इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट है, वहां पे उनको चैटबॉट बनाना था। उन्होंने स्मार्ट पेंशन वगैरह की कोई कोई चीजें लॉन्च करी थी, और कई लोगों को अपनी एलिजिबिलिटी देखनी थी, क्या नहीं देखना था। तो उन्होंने हम लोगों से बोला कि बनाने के लिए, हम लोगों ने चैटबॉट 3 दिन में बना दिया। सारे डॉक्यूमेंट जितने थे वो सारी पुश कर दिया उसमें, और उसी को रीड करके वो सारे रिप्लाई दे देता है कस्टमर को। और वो प्रोडक्शन में भी लॉन्च हो गया एआई में। लेकिन एक चीज है, आई मीन जब बड़ा सोल्यूशन आप कस्टम मॉडल बनाते हो, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एक केस हुआ था इसमें यूएस में, है ना। यूएस में फ्रॉड डिटेक्शन का ही केस था। उसमें क्या हुआ कि अचानक सब कुछ स्मूथली चल रहा है बढ़िया से, 2 2 3 3 4 4 महीने तक। अचानक क्या हुआ कि वो सारे उसमें सबको फ्रॉड डिटेक्ट करके सारे वो जितने भी ट्रांजेक्शन था सबको वो रोकने लग गया। ठीक है। तो बाद में पता चला कि ये किसी गेमिंग जोन से हो रहा है। वहां पे गेमिंग जोन में एक ही आईपी से सब चीजें जा रही है, एक ही लोकेशन से हर चीज जा रही है ना। इस वजह से वो रोक दे रहा था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन यूजर्स के दिख ही नहीं रहे थे। एक ही लोकेशन पे, मतलब वो बॉर्डर से ही काम कर रहा था, लेकिन वो क्यों हो रहा था उसके लिए क्या होता, वहां पर्सनली जाके एक बार देखना पड़ता। तो क्या हुआ कि वहां पे कई लोग आए थे, उन्होंने अपने अकाउंट बना के वहां छोड़ दिए थे, है ना। और उससे क्या होता था कि उनका लिंक हो गया था बैंक। ठीक है। तो वो उसमें से ऑटो डिटेक्ट होता था, तो आईपी वहां से उठाता था। तो जिसको उन्होंने बाद में करेक्ट किया। एक जैसे एप्पल का अपग्रेड हो गया था, एप्पल के अपग्रेड में क्या हुआ था कि लोकेशन ही आना बंद हो गई थी। जैसे लोकेशन आना बंद हुई तो लोगों के ट्रांजेक्शन पेपैल में सब फेल हो गए, सब बंद होने लग गए थे। तो एप्पल को अपना अपग्रेड सही करना पड़ा था। उनका मॉडल सही था, लेकिन कंप्लेन वहां पे आई थी। तो वो कई चीजें रिलेटेड रहती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या फीचर सिलेक्शन करके हम अपना मॉडल बनाते हैं हम। और एक्सप्लेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लीगल केसेस अगर किसी कंपनी पे होते हैं, तो फॉर एन एग्जांपल आप एक ट्री के बेसिस पे सोल्यूशन बनाए हो जिसमें इफ एल्स करके लिखा हुआ है, आप क्लियरली आंसर बता सकते हो, राइट। और कहीं न्यूरल नेटवर्क बना दिया जिसमें डीप लेयर बहुत देर तक जाती है और आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ। आप जज को थोड़ा ना बताओगे कि मशीन लर्निंग ऐसे चलती है। तो ये कंपनियां वो सोल्यूशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, भले ही कितनी अच्छी एक्यूरेसी दे दे वो एक्सप्लेन, वो उनको चाहिए भाई तुम डिसीजन ट्री बनाओ, हम 80% तक में ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लेसन ले लो कि एक्सप्लेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो भी तुम एआई का सोल्यूशन करोगे। ठीक है। कि हम एक्सप्लेन कर पाए किसी भी प्रॉब्लम को, ऐसा क्यों हुआ था। अगर तुम स्टॉप किसी बंदे को करो फ्रॉड मैनेजमेंट में, तो भी उसको एक्सप्लेन कर पाओ क्यों हुआ था। ये नहीं कि हवा हवाई एल्गोरिथम ऐसे चलती है, वो चलती है, वो चलता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मॉडल कैटलॉग में आते हैं, तो ये देखो इतने सारे सब इंजन यहाँ पे, GPT 4o, जीपीटी डेली, ठीक है, ये मेटा का लामा, ठीक है, जिसको भी यूज करना है जो भी है, सब कुछ यहाँ पे ढेर सारे सारे इंजन है, किसी को भी यूज करके अपना तुम बना सकते हो।
ठीक है, प्रॉम्प्टिंग वगैरह सब बना सकते हो, चैट बॉट वगैरह बना सकते हो, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और अगर हम सारे प्रोजेक्ट्स इसके दिखाते हैं जो एआई स्टूडियो के, तो इम्पोर्टेंट चीज ये पता होना चाहिए कि हमें सोल्यूशन आज के टाइम पे क्या क्या मिल सकते हैं, है ना। अब वो यहाँ पे आके आप देख सकते हो, जैसे एज्योर एआई में ऐसे ही सबका होता है। आई मीन अगर अमेजोन की बात करें, गूगल की बात करें, तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहेगा एज्योर को करना। एज्योर या AWS सही है, गूगल अभी नया है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये इन्फ्यूज जो सोल्यूशन विद एआई सर्विस है, ये स्पीच का हो गया, लैंग्वेज प्लस ट्रांसलेटर का, विजन का हो गया। जैसे विजन में जाते हैं अगर, ठीक है, तो विजन के जितने भी यूज केसेस हैं सब यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें इनवॉइसेस से रिलेटेड हो गया, रिसिप्ट का हो गया, आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स। जैसे ट्रैवल में एक इम्प्लीमेंटेशन ही किया था कि हम लोग ट्रैवल कंप्लीट करने के बाद अपना क्लेम लगाते थे, तो वो पर्चा संभाल के रखते थे हमेशा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे होटल में खाना खाया, अब हमको क्लेम करना है, तो वहीं पे फोटो खींची, OCR से उसने पूरा टेक्स्ट एडिट करके प्राइस बता दिया, और ऑटोमेटिकली वो रिimbursement के लिए चला गया, ठीक है। तो ये सब केसेस हैं जो अपने आप तुमको अपने सिस्टम में देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या चीजें और अच्छे से बना सकते हैं, है ना। अब एक्चुअली में जैसे सर वही डिफिकल्ट है, क्योंकि अब कौन सा डेटा एक्सपोज हम्म करना है इसको, हम्म क्योंकि आई जो है वो जितना अच्छा उतना ही खतरनाक भी है। जैसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि सेल्स ठीक है, मार्केटिंग ठीक है, ऑपरेशंस ठीक है, हाँ बट जो एरियाज होंगे फाइनेंस एंड रिस्क के, उस हाँ टाइप हाँ। में क्या एक्सपोज करना है, यूज करना, वो आइडेंटिफाई करना ही थोड़ा हम्म। मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट है। नहीं, अब लेकिन मान लो सबसे पहले कि बिजनेस तो क्लियर ही रहेगा ना कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर रेवेन्यू कहीं से भी जनरेट हो रहा है, बिजनेस मॉडल कोई भी है, तो वो क्या बिजनेस कर रहा है, वो तो क्लियर ही होगा ना। नहीं सर, जैसे मेरा अपना आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वही सोच रहा था बैठ के कि मान लो हम्म हमारा फाइनेंस एंड रिस्क एरिया है, हम्म तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, रिस्क रिपोर्ट्स इस पे काम करते हैं। तो हम्म क्या हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी डेटा हम यूज करते हैं वो सब GDPR रेगुलेटेड है, PII डेटा है। आप पर्सनली तो किसी भी बिल्कुल, अब आदमी तुम्हें को, देखो, कंपनी को। एक ही यूज केस दीजिए, सिंपल PII और सेंसिटिव डाटा जो है, वो हम्म कहीं हमारा लीकेज तो नहीं हो रहा है, या किसी जगह गलत तरीके से यूज नहीं हो रहा है, अपने आप को फाइन से बचाने के लिए उसमें एआई का यूसेज कर सकते हो भाई। जो PII और SPI डाटा है, उसका डिटेक्शन बड़े आराम से कर लोगे, कहाँ कहाँ पे उसके सारे लिंकेज है, और अपने आप हम्म को फाइन से बचा सकते हैं। पहला यूज केस हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। तो बहुत सी चीजें हैं, वो सारे डाटा के अंदर इतनी चीजें छुपी हुई हैं कि अपने आप, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि भाई हर एम्प्लॉय के वहां पे लोग जाते हैं, कैमरा से सब कुछ कैप्चर करते हैं, है ना। अभी क्या आजकल होने लग गया, वो कैमरे से फेस रिकॉग्निशन नहीं करते हैं, वो ये देखते हैं कि उसका सेंटिमेंट कैसा है, वो खुशी खुशी जा रहा है कि दुखी दुखी जा रहा है, आता खुशी खुशी जाता दुखी दुखी है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है वहाँ। ये सर डाटा भी लेकिन कैप्चर क्वेश्चन कर ये लिया। था, मान लीजिए कि क्या हमको ये यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिल्कुल यूज आपने कहा करना कि, चाहिए भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए PII डेटाज हैं, हम्म सेंसिटिव या क्रिटिकल डेटा है, आखिर वो हम्म माइक्रोसॉफ्ट को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं वो अपने यहाँ स्टोर तो कर ही रहा होगा। तो अगर उनको मिलता है तो क्या ये सही है एक्सपोज करना डेटा? नहीं, देखो, दो चीजें हैं। एक, सबसे पहले जब तुम अपना मॉडल बनाओगे, है ना, तो जैसे ओपन AI ChatGPT का यूज करोगे, तो वो अपने वहाँ पे सारा डाटा स्टोर करता है, हम्म ठीक है। अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर AI यूज करोगे, AWS के यूज करोगे, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट रहता है कंपनी के साथ में। हाँ, उस कंपनी कंपनी के के कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है में बिल्कुल। रिटेंशन पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो वो उतने दिनों के बाद हम्म, डिलीट हो जाता है डाटा, ठीक है। वो नहीं रखते हैं अपने डाटाबेस साइड में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है इनके साथ में, जब इनका अगर मॉडल वगैरह यूज करोगे। और कहीं ना कहीं अगर मेटा लेमा फेसबुक वगैरह का यूज करोगे, तो वो तो खाली सिंपल मशीन है, डाटा तुम्हारे साइड में, उससे रीड किया तुमने, अपना कोड बना के और वहीं पे सारा इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, तो वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में यही है कि अगर ये जैसे हम्म अब मान लीजिए कि आप कंपनीज का माइक्रोसॉफ्ट का यूज करें, तो एटलीस्ट आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है। ऑफ कोर्स हम्म। डेटा तो उनके पास जा ही रहा है आपके पास, हाँ क्योंकि जो हाँ, करेक्ट माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट। के जो भी सर्वर्स हैं वो मोस्टली इधर यूरोप में है और US में है, और हम्म। वो रेप्लिकेट तो करते हैं सारी डेटा सेंटर्स में। बट हाँ, वो है नहीं तो कि वो आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है तो GDPR आप। से रिलेटेड चीजें तो वो क्लाउड में भी फॉलो करते हैं ना, क्योंकि जब लोग क्लाउड फॉलो हाँ करते हैं, तो वो अपना जो सर्वर या डाटा सेंटर बनाते हैं, वो बाहर के लिए इसीलिए नहीं बनाते हैं, वो उसी सेंटर के लिए बनाते हैं ताकि डाटा लीकेज वहां से लेके किसी और जगह ना चला जाए, वरना वो भी लीगल केसेस में फंस सकते हैं। तो वो कंपनियां हाँ फॉलो करती हैं अच्छे से, उसमें टेंशन हाँ, लेने की एटलीस्ट बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको हेडेक नहीं है, क्योंकि आप चैट एग्जैक्टली। जीपीटी आप फ्रीवेयर यूज करोगे तो आपको हाँ, चैलेंजेस है उसमें, वो तो उल्टा एक्सपोज नहीं कर माइक्रोसॉफ्ट के लिए सकते। ये प्रॉब्लम है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का हम्म सोल्यूशन यूज करते हो, कल को आप उनको बोलते हो कि नहीं भाई, हमको ये प्रॉब्लम लग रही है, PII SPI डाटा हमारा लीक हो रहा है, तो वो उनके ऊपर फाइन पड़ेगा, क्योंकि यूरोप का तो GDPR तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना, वहीं से स्टार्टिंग हुई सब हम्म। चीजें।
तो उनको डर रहता है उल्टा कि नहीं हमसे ऐसी चीज गलती ना हो, तो इसलिए डाटा सेंटर जो बनाते हैं वो ज्यादातर यूरोप में ही बनाते हैं वो। इवन डिजास्टर रिकवरी के लिए भी आसपास बनाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करके ही यूएस या इंडिया कहीं और करेंगे ताकि डाटा वहां तक ना जाए, है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, उसमें बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं। अगर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह या अमेजोन वगैरह से करते हैं, उनके पॉलिसीज ऐसे ही रहती हैं, और बहुत कस्टमर को उन्होंने सर्व किया हुआ है, कहीं पे भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि यूज तो उल्टा हम उनके लोग भी ऊपर फाइन ज्यादा होगा। एज्योर ही यूज कर रहे हैं, तो यूज तो हम्म। वही करते हैं हम लोग, एज्योर। हम्म। तो कहाँ थे हम, क्या दिखा रहे थे, हाँ। तो अगर देखो अच्छा लर्निंग सर, एक और पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन है इसमें, ये जो हम्म। जनरेटिव एआई है, हाँ। इसको और एलएलएम में मतलब क्या डिफरेंस है इसमें? जेनरेटिव। मतलब हाँ हाँ। ए, मतलब एक अगर हाई लेवल पे देखें तो क्या दोनों में क्या अंतर है? दोनों वही हो गया कि एलएलएम एक तरीके से लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है ना, वो चैट हम्म, जीपीटी का पूरा समझ लो एक तरीके से डाटा लेक हो गई। अच्छा। मतलब पूरा डाटा लेक में से जो डाटा निकाल के लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है एलएलएम, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को एलएलएम समझो, ओके। ठीक है। और जेनरेटिव एआई हो गया कि उसको यूज करके तुम क्या जनरेट कर रहे हो कंटेंट। तो आप ये कह रहे हो कि वो मतलब उसका बैक एंड है, और बाकी आप उसको कैसे एक्सपोज करके आप अपना हाँ, काम कर रहे जेनरेटिव हो? एआई ओके। प्रोसेसिंग हो गई एक तरीके से। चाहे तुम्हारा हम्म। इमेज जनरेट करने के लिए, है ना, जैसे मान लो कोई इमेज जनरेट करना चाहते हो, कुछ टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हो, वो जेनरेटिव एआई हुआ। पर वो किसको यूज करके, कौन से इंजन को यूज करेगा, तो वो यूज कर रहा है ओपन चैट जीपीटी को यूज कर रहा है, तो उसका लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहा है। अगर फेसबुक का मेटा का लामा यूज कर रहा है, तो वो उसका लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहा है। ये हुआ एलएलएम और उसमें। और एलएलएम भी जो बनता है, उसको बनाने के लिए अलग टेक्निक होती है। वो जैसे कंपनियों ने एलएलएम चैट जीपीटी ने बनाया, तो उसको बनाने के लिए उन्होंने टेक्निक यूज करी आरएजी। वो अलग टेक्निक, वो लोग इंटरनली यूज करते हैं, उसको यूज करके उन्होंने एलएलएम बनाया। हम लोग एलएलएम से सारा डाटा लेते हैं, एलएलएम को यूज करके ही सारी ठीक चीजें है। करते हैं। मतलब जनरेटिव एआई के लिए उसका बैक एंड जो है वो एलएलएम है, कह सकते हैं हाँ, बैक करेक्ट एलएलएम या करेक्ट चैट करेक्ट। जीपीटी। हाँ, ठीक। जनरेटिव एआई का खाली इतना मतलब है कि आप कुछ जनरेट करना चाहते हो, है ना, नया, हम्म। है ना, उसके लिए एआई को यूज करके जनरेट करना चाहते हो, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करेगा, उससे सब क्वेरी वेरी रन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, और वो जनरेट करके चीजें दे देगा आपको, ठीक है। और अब अगर ठीक। बात करते हैं इसके पाथ के बारे में, तो इसमें देखो जैसे मैंने बताया कि जब एआई का आप सोल्यूशन बनाना चाह रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा। पर डाटा को कौन सही बताएगा कि कैसे सही है गलत है, क्या यूज करना चाहिए, फीचर लेबल और कुछ का, उसका जो फिल्टरिंग होता है प्रॉपर वे, वो सारा काम होता है डाटा साइंटिस्ट का। इसलिए आज के जमाने में डाटा साइंटिस्ट तो लोगों को मिल नहीं रहे, वो सोल्यूशन बिल्ड करना चाहता है, और डाटा साइंटिस्ट की इसलिए डिमांड भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब तक वो सही डाटा नहीं पहुंचाएगा आपके मॉडल तक, मशीन लर्निंग के मॉडल तक, तो आपको सोल्यूशन भी अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रोल वहां पे डाटा साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद आपका जो एआई इंजीनियर है उसका काम आता है, जो जो उस मॉडल में वो डाटा सब डालेगा, और आपको जो भी इनपुट आउटपुट चाहिए, वो मशीन चलेगी जो भी है, तो वो एआई इंजीनियर का काम रहेगा। तो एआई इंजीनियर आपका इम्प्लीमेंटेशन के लिए रहता है, और डाटा साइंटिस्ट डाटा फिल्टर करके प्रॉपर जो एआई वाले सोल्यूशन में जाना चाहिए, वो उसके काम के लिए रहता है, ठीक है। यही अच्छा दोनों यूज मशीन। करते हैं सर, अभी हमारा काम यही है, अच्छा। डेटा साइंस वाला पूरा ये 3 सेक्शन है, और मशीन लर्निंग वाला ही पूरा, यही मेरा काम है 5-6 साल से ये वाला। गुड गुड गुड। तो वो आइडिया है और पूरा प्रॉपर कैसे काम होता है। हाँ, और एक एक बस एक क्वेश्चन ये पूछना है, इससे तुम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मशीन लर्निंग हम्म। और ट्रेडिशनल जो हम लोग कोडिंग करते थे, इन दोनों में अंतर क्या है? मतलब ये थोड़ा और ये जो। एक काम करते हैं, हाँ। पंकज को बताने देते हैं। मेरा पंकज भी तो ओके। बोलेगी। जो ट्रेडिशनल वे में कोडिंग होती है, ट्रेडिशनल सोल्यूशन होता है पंकज, वो और मशीन लर्निंग से जो सोल्यूशन निकलता है, इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि आप कैसे डिसाइड करोगे कि हमें मशीन लर्निंग यहाँ यूज करना है? वो तो ट्रेडिशनल बेसिस पे भी सब कुछ आप अपना लिखते हो, सब कुछ करते हो, कोडिंग करते हो। मशीन लर्निंग बेसिकली मतलब ये हुआ कि आप मशीन को adapt कर रहे हो, आपका मशीन को अडेप्ट करवा रहे हो, और वो प्रेडिक्ट करेगा, मतलब जो भी सॉल्यूशन, बात करो ना फ्रॉड डिटेक्शन और ये वो जो भी है, मतलब वो हम्म। मशीन खुद उसको डिटेक्ट करेगा, राइट। मशीन कैसे डिटेक्ट तो करेगा, दिस इज कुछ तो मैं मुझे एक्सप्लेन करोगे? ऐसा लगता है। आवाज इनकी ब्रेक हो रही है मुझे लग रहा है। हम्म। ठीक है ठीक है। तो मशीन लर्निंग बोला जाए, मशीन टीचिंग बोला जाए?
आप मशीन बिल्कुल लर्निंग क्यों मशीन कहते हैं? टीचिंग भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मशीन हम्म, को टीच ही तो कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग एक डेटा फीड करते हैं, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल, जो भी हमारे पास डेटा है उसको वो टीच करके, सीख के और ट्रेन होके, और उसके बाद हमको हेल्प कर पाता है वो। यहीं पे एक पॉइंट आता है, हम स्टार्टिंग तो मशीन टीचिंग से करते हैं पर एक्चुअल मशीन लर्निंग ही होता है, वरना उसका नाम मशीन टीचिंग ही होता है। फॉर एन हम्म। एग्जाम्पल एक हम केस शुरुआत बताते में हैं। है वो, सिर्फ बाद में वो ऑलरेडी जब प्रो हो गया सीख के, तो फिर उसके बाद उससे हाँ हम नहीं, लोग तो फिर सीखते वहां हैं। पे ये चीजें डिफरेंस समझनी होती है ना, कि जैसे ये यहाँ पे अगर तुम देखो, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, हम्म। एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, और एक होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तरीके से समझ लो जैसे हम लोग बचपन में होते हैं, चीजें देख देख के सीख सीख के समझते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग हुई। सुपरवाइज लर्निंग वो हुई कि उसको वही मशीन टीचिंग वाली बात हुई, कि एप्पल दिखा रहे बार बार, वो डिटेक्ट करना तो वो अपने आप समझ जाता है कि अच्छा ये है एप्पल। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग वो अपने आप सीखता है, क्लस्टर बना देता है अपने आप ढेर सारे काफी कुछ, फिर तुम अपने आप, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन में वो चार पांच क्लस्टर बनाए, एक क्लस्टर एकदम अलग है, उसमें डाटा अलग पड़ा हुआ, मतलब वो कुछ ना आ, कुछ एनोमली। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है भाई। वाईफाई तो है नहीं, हाँ, मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कोई नहीं कोई तो नहीं, क्या? यहाँ एक क्वेश्चन और चल रहा था कि भाई मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जो अंतर है वो तो हाँ बताओगे ही, हाँ। लेकिन मशीन लर्निंग को मशीन टीचिंग भी बोल सकते हैं क्या? मशीन क्या? टीचिंग। हाँ बोल सकते हैं, मुझे लगता यही पॉइंट है एक्चुअली में, स्टार्टिंग भले ही मशीन टीचिंग से होती है पर एक्चुअल में मशीन लर्निंग ही होती है, मशीन अपने आप डाटा को रीड करके बढ़ती जाती है। जैसे ये देखो यहाँ स्क्रीन में सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज और री है। तो जो री लर्निंग है ना, वो है कि हम टीच मतलब रन टाइम पे डाटा पे वो लेती है वैल्यूज और उसके बेसिस पे आगे बढ़ती चली जाती है। मशीन अपने आप लर्न करती है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, एक गो, जैसे हम लोग के चेस है अपना, है ना, तो चाइना में एक गो का गेम होता है, बहुत टफ माना जाता है, हार्डेस्ट लेवल, मतलब कि वो पता नहीं कितने स्ट्रेटजीज लेवल्स उसमें होते हैं। और कई लोगों ने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग को यूज करके, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ हम लोग रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इफ एल्स यही सब लिखते हैं ना रूल बेस्ड में। और मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन डाटा को रीड करके डिसीजन लेती है और आगे बढ़ते जाती है। ये डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल और मशीन लर्निंग में। तो 10 साल तक वो लोग बनाते रहे पर कोड कभी बना नहीं पाए गो का। ठीक है, अब मशीन लर्निंग की बात बताते हैं, मशीन लर्निंग का कोड बना, ठीक है, और वो अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया, अपने आप से ही डाटा कर रहा है, गलती कर रही है, रीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, डाटा जनरेट कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है और अपने लेवल को अप करता जा रहा है। 21 डेज में जो गो, उसका गो का चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन, उसने अपने आप को टीच करके वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, मशीन लर्निंग प्रोग्राम ने। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में आउटपुट हमारा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होगा, और ट्रेडिशनल लर्निंग में आउटपुट हमारी डाटा था, वैल्यू था, कि हम क्या चाहिए हमें। ये सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों। हम्म। सही बात है। ठीक है, तो ये अंतर हुआ। तो अभी अभी के लिए आई मीन मेरा तुम लोग के लिए कहना यह है कि पहले से थोड़ा सा ये मशीन लर्निंग में अंतर समझना शुरू करो। कि देखो न्यूरल नेटवर्किंग वगैरह जो आएगी वो सब बात की बात है, पर इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा मशीन लर्निंग को समझना शुरू करो। देखो एआई क्या है, एआई सबसे बड़ा सर्कल है जिसके अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई आ जाएगा। इनका यूज करके ही एआई का सारा काम होगा। ठीक है, तो बस अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार मशीन लर्निंग को अगर समझ लोगे, जिसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें की खुलने लग जाएंगी, मतलब ये की समझ लो एक तरीके से। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे, उसके बाद जब हम यूज केसेस बताएंगे और कैसे क्या चीजें सॉल्व हुई थी, वो और बेटर वे में समझ में आने लग जाएगा। और एनएलपी है, एनएलपी का टर्म समझ में आता है। अच्छा वो पंकज, अभी वो ब्रिजेन ने पूछा था एलएलएम और जनरेटिव एआई में क्या अंतर होता है, वो सुन लिया था ना? नहीं, अच्छे से नहीं सुन पाया था मैं, डिस्कनेक्ट अरे हो गया था। अच्छा अच्छा, एलएलएम एक तरीके से इंजन मान के चलो, जैसे चैट जीपीटी वो एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जनरेटिव एआई हुआ कि हम जनरेट कर रहे हैं कंटेंट को एलएलएम को यूज करके। मतलब अगर आपको कुछ टेक्स्ट कोड आ रहा है, आपके पास एक कोड जनरेट करके आ रहा है, आप बोल रहे हो कि राइट अ कोड फॉर फिबोनाची सीरीज, अब वो एलएलएम को यूज करके चैट जीपीटी आपको जनरेटिव कोड दे दे रहा है, फिबोनाची सीरीज सी शार्प में दे दे रहा है, जावा में दे दे रहा है, पीएचपी में दे दे रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस हुआ। तो एलएलएम, ओपन जो चैट जीपीटी है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ही यूज कर रहा है, यही इंजन हो गया आपका एलएलएम एक तरीके से। ऐसे ही फेसबुक का लामा एलएलएम हो गया। क्लॉडे और करके भी तो सुना है कुछ, वो क्लॉडे करके कुछ होता है। क्लॉडे, CLAUDE, हाँ क्लॉड हाँ हाँ, करके।
हाँ आई जो मीन भी ये समझ लो, एलएलएम लार्ज है, लैंग्वेज मॉडल अगर है तो वो समझ लो एक डाटा लेक है, या फिर वहीं पे प्रोसेसिंग सारी होती है, जिसके थ्रू ही तुम्हारा कंटेंट आएगा तुम्हारे पास। हर कंपनी ने अपने अलग अलग बना रखे हैं एलएलएम, क्या है इस हिसाब किताब? नहीं, एलएलएम बनाना आसान नहीं है। एलएलएम बनाने के लिए आरईजी यूज होता है, वो उसमें बहुत अच्छा खासा रिसर्च लगता है, इसलिए बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं। आप जैसे एप्पल की बात करें, ठीक है, एप्पल अभी तक मोस्ट वैल्यूड कंपनी थी, धीरे धीरे वो नीचे आने लग गई जब से एआई आया। ठीक है, जैसे एनवीडिया वगैरह आ गया, एनवीडिया का तो अलग केस है, वो बाद करेक्ट। की बात करेंगे। एनवीडिया का अलग है। लेकिन एप्पल नीचे, एप्पल को ये पता लग गया कि यार हमारे पास डाटा नहीं है। हमने बोला ना एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा, जो गूगल के पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास में है ना, ये लोग आगे निकल जाएंगे, या फेसबुक के पास में है, इन लोगों के पास डाटा ही डाटा है, ठीक है, ये लोग आगे निकल जाएंगे। अब ये तो इतना चैट डाटा बना जीपीटी तो को सकते क्या नहीं। बोलोगे आप? चैट जीपीटी को क्या बोलोगे? चैट जीपीटी भी वही है, उन्होंने काफी डाटा उन्होंने कलेक्ट करके ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है ना, कि वही है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप क्लाउड यूज करते हो तो आप जब उनके मशीन लर्निंग की चीजें यूज करोगे तो सारे लिस्ट आ जाते हैं, इतनी ढेर सारी लिस्ट है, कोई बिल्कुल। भी इंजन यूज कर लो आप, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो उन्हीं में से अब जैसे ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब इतना ही समझो कि स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, ये वही है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब। जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो उसकी प्रोसेसिंग होना, जैसे एलेक्सा से बोलते हो, स्पीच टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर सर्च होती है, टेक्स्ट में रिटर्न आता है रिजल्ट, और फिर कन्वर्ट हो जाता है स्पीच में, तो वो एनएलपी हो गया। ठीक है, डीप लर्निंग क्या है, ये मल्टीपल लेयर्स है। आई मीन एक न्यूरॉन बनता है, वो न्यूरॉन तुम्हारी सारी प्रोसेसिंग करता है, तो मल्टीपल न्यूरॉन्स की कई लेयर्स बना दी गई, वो डीप लर्निंग हो गया। सर एक ठीक दूसरे है दिन आपके रखिए, थोड़ा डिफिकल्ट वाला कॉन्सेप्ट है, अच्छा। उस दिन थोड़ा समय हाँ रहेगा तो हम लोग को समझ में आएगा। ये डीप लर्निंग हाँ वाला, न्यूरल नेटवर्क वाला थोड़ा डिफिकल्ट है वो, मतलब एक हाँ, अरे अलग वो उसका उसमें सेशन अच्छा रखा खासा जाएगा। टाइम चाहिए, और इसके वही अलावा वही देखो वही। इंपॉर्टेंट ये है कि ना, अभी हमने इसलिए कहा मशीन, बस खाली इतना समझ लेना कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट क्या अंतर होता है। इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप मॉडल वॉडल जो भी है, सोल्यूशन वगैरह ना, आपका ज्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, वो सब आज के टाइम पे जल्दी बन जाता है। पर तुम डिसीजन कैसे लोगे, क्या यूज करना है, उसके लिए इवेल्युएशन मैट्रिक्स होती है, वो समझाएंगे सबसे मेन। कि जैसे एक्यूरेसी होती है, एक प्रिसीजन होता है, एक रिकॉल होता है, और एक और चीज होती है। एक्यूरेसी पे नहीं जाते हैं कई बार लोग, प्रिसीजन पे जाते हैं, कई बार प्रिसीजन पे नहीं जाते हैं, रिकॉल पे जाते हैं, कई बार रिकॉल पे नहीं जाते हैं, किसी और चीज पे जाते हैं। सबका अलग अलग पैरामीटर हर यूज केस पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। मेडिकल का केस कोई देखोगे तो अलग होगा, फाइनेंस का केस कुछ देखोगे तो अलग होगा, फ्रॉड का कुछ देखोगे तो अलग होगा। ठीक है, और सबका अलग अलग पैरामीटर, चारों पैरामीटर आपको मिलेंगे जब एल्गोरिथम चलवाओगे। लेकिन आपको क्या सेलेक्ट करना है, वो स्कोर के बेसिस पे वो हम बताएंगे कि क्या डिसीजन कब लेते हैं। जो कस्टमर के हमारे प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमने बनवाया, उसके बाद हमारी टीम है उनसे वो सोल्यूशन डिजाइन करवा के डेवलप करा के उनको डेमो दिया, पसंद आता है, उसके आगे काम बढ़ता चला जाता है। तो हर चीज पे मल्टीपल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से एआई को यूसेज करके, और फिर वही डिसीजन लेना, जैसे हमने बताया ना कई टर्म्स कि सबकी उनको बताना कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, उनके लिए क्या मैटर करता है, वो किस चीज को इम्पैक्ट करेगा, और प्रोडक्शन में जाने के बाद किस तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, डाटा कैसे फीड इन किया, है ना। ट्रेनिंग डाटा अलग होता है, वैलिडेशन डाटा अलग होता है, टेस्टिंग डाटा अलग होता है, तो वो बहुत चीजें मैटर करती है वहाँ पे। तो बाहर से दिखने में आसान लगता है, पर एक्चुअल में वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता ऑब्वियस है। सी बात है। तो आपने ये जब आप मूव किए तो इस जो आपकी ये जर्नी थी एआई में मूव करने की, तो आपने को बहुत कुछ पढ़ा होगा, राइट? जब भी आप इस पे गए होगे तो क्या क्या पढ़ा आपने, क्या मतलब ये सब चीजें? अरे आई मीन एक बार घुसोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो अपने आप वो आगे बढ़ते चले जाओगे। अभी इसका मार्केट कैसा चल रहा है सर एआई का? मतलब बहुत तगड़ा चल रहा अच्छा है, काफी अच्छा है। है। नहीं, जैसे तो अगर मतलब मैं हम अगर लोग अगर जाए, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है जैसे अभी तो हम लोग बहुत ही अपने कोड से रिलेटेड या जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड ही यूज केस में देखते हैं कि हाँ मतलब कोड में कैसे बढ़िया लिख सकते हैं वो जो भी एआई का यूज करके। बट हम लोग क्या मूव करें, मतलब अगर सपोज ये चल रहा है तो मतलब क्या आपका क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में मूव करें एआई में? नहीं तो वही हम बता रहे, तुम देखो तुम्हारे हिसाब से पंकज केस बनाना हो तो हम एआई इंजीनियर या एआई आर्किटेक्ट बनने का हम सजेशन देंगे। ब्रजेन के हिसाब से क्या है कि वो अपने बिजनेस यूज केसेस के बिजनेस केस जनरेट करेगा, वो अपने लिए वो बिजनेस केसेस के बेसिस पे वो सोल्यूशन डिराइव करेगा कि मेरा किस बिजनेस को एआई को यूज करके मेरा कितना प्रॉफिट या रेवेन्यू वगैरह होगा, या कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या ग्रोथ होगी। वो उसके लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से होगा, है ना। वो प्रपोजल देगा, बिजनेस प्रपोजल देगा, और उसके सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए कोई टीम आएगी। ठीक है, तुम्हारे केस में तुम खुद उस प्रपोजल या सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करोगे,
है ना, या गाइड करोगे या कंपनी को सजेशंस दोगे, तो एज एन एआई इंजीनियर से एआई आर्किटेक्ट देन टू एआई कंसल्टेंट बन सकते हो, इस तरीके से ग्रोथ जा सकते हो। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था इसमें, मेरा रोल डेटा आर्किटेक्ट था पहले, और वो हम्म बिजनेस में मूव होना, मतलब वो डेटा ही आर्किटेक्ट है बिजनेस साइड से, वो एक दूसरा कहानी है। मतलब हम्म ऐसा नहीं था कि इंटेंशनली मूव किया है। मूव हम्म करने का रीजन ये है कि आईटी में बैंक में ग्रोथ कम है। सो आपको हम्म एक बिजनेस जो है उसके ग्रोथ पाथ ज्यादा है, इसलिए मैं हम्म मूव कर गया। बट मेरा काम वही है अभी भी। मेरा रोल एक्चुअल में आर्किटेक्ट का ही है, डेटा आर्किटेक्ट, एज्योर डेटा आर्किटेक्ट। सो इसमें हम्म। आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें मतलब आपको क्या दिखता है कि और देखो क्या इसमें किसी कर भी सकते हैं? इंडस्ट्री में दो ही, अगर आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो दो ही फील्ड होते हैं, आइदर तुम टेक्निकल साइड से ऊपर बढ़ते चले जाओ, टेक्निकल हम्म साइड से ऊपर बढ़ते चले जाओगे तो उसमें भाई एक न कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट रोल पे आ जाओगे या साइंटिस्ट रोल पे आ जाओगे, उसके ऊपर सीटीओ बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सीटीओ में भी एमबीए की डिग्री मैंडेटरी रहती है। और यार मैनेजमेंट के साइड में जाओगे, मैनेजमेंट में ही, मैनेजमेंट ही हमेशा लीड करता है हर जगह पे, है ना। पर अगर बड़ी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन में, वही सी एक्सओ पोजीशन पे जाना है, सी एग्जीक्यूटिव के रोल पे जाना है, वहां पे एमबीए ही मैटर करता है, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, हमें वर्ल्ड लेवल पे जो रिकॉग्नाइज है, जैसे वो हमारे फ्रांस में सीट फ्रांस है ना, बाकी या तो यूएस के काफी फेमस है। इन सब से अगर एग्जीक्यूटिव एमबीए करोगे तो वो तुम उस मैनेजमेंट फील्ड में आगे चलते चले जाओगे। अदरवाइज इधर टेक्निकल फील्ड में करोगे तो तुम्हारा यही कि जो तुमने डाटा आर्किटेक्ट वगैरह बताया ना, उसमें डाटा साइंटिस्ट, इसमें भी अब सर्टिफिकेशन के अब बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट देते हैं, जैसे एमआईटी वगैरह भी देते हैं। तो इन सब लोगों से अगर तुम सर्टिफिकेशन रख लेते हो वहां पे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से रख लेते हो जो फेमस है, रिकॉग्नाइज है, वर्ल्ड लेवल हाँ में है, आरएसएम काफी है ना अच्छी। यार, रॉटरडैम स्कूल ऑफ हाँ मैनेजमेंट, टॉप 30 में तो है ऑल वर्ल्ड। हाँ, बब वो जो टॉप 10 टॉप 20 टॉप 30 में जो आते हैं, वहां से अगर ये सर्टिफिकेशन एक बार ले लोगे तो अपना ग्रोथ उसमें भी बढ़ जाएगी तुम्हारी अपने आप। नेक्स्ट ईयर रजिस्टर किया है सर, ये 7 दिन का है एआई का कोर्स, 7 डेज का। अच्छा अभी अच्छा छोटे अच्छा मोटे से अच्छा। स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ फिर। तो कोई एक डेमो देना है वहां पे, उन्होंने कई हम लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हैं, उनका सोल्यूशन एआई एमएल में देके डेमो देना है एक तरीके से पूरा। तो ऐसे ही कई मिलते हैं। एआई में मूव करने के लिए कुछ ना कुछ कोर्स करना तो मुझे लगता है मैंडेटरी ही है, क्योंकि हाँ ऐसे कोई अगर पूछेगा ही नहीं एकदम आप। काम नहीं किया है तो कुछ ना कुछ शोकेस करने को, वो तो किसी भी फील्ड में है ना भाई। राइट। अगर तुम क्लाउड में जाना चाहते हो तो कल को क्लाउड का सर्टिफिकेशन करोगे, डेवऑप्स में जाना है तो डेवऑप्स क्लाउड में करोगे। एटलीस्ट ये है कि अगर आप कंपनी में हो और आपके यहाँ क्लाउड यूज होता है तो आप बता सकते हो, और इंटरव्यू लेगा और आपने बता दिया तो हाँ हो गया, ठीक है। बट एआई हम्म में तो जनरली बहुत कम रोल्स होते हैं ना, अभी तो हर कंपनी में स्टार्ट ही हो रहा है, राइट, कुछ ना कुछ छोटा छोटा हाँ पोर्शन। हाँ, तो लेकिन मतलब जो बिना अच्छी कंपनियां हैं, जैसे जो अच्छी कंपनियां जैसे अमेजोन हो गई या फेसबुक हो गई, तो वो अपने एम्प्लॉय से नहीं करवाते इंटरव्यू, वो इन्हीं लोगों को बुलवाते हैं, जैसे जो एक्सपर्टीज हो गए आईआईटी आईएम के या इन सब के हो गए एक्सपर्टीज जो उनके वहाँ पे हैं ऑलरेडी, उन लोगों को बुलवा के इंटरव्यू करवाते हैं। वो थर्ड पार्टी एक तरीके से आउटसोर्स कर रखा है उन्होंने, ताकि वैलिड और जेन्युइन बंदा ही है, एक बार ज्वाइन करके ये देख कौन है? लो। रेड रेड डॉट एआई कौन है? अच्छा, ये अरे आपका यार ये आपका एक्चुअली ये में, किसका है? रीड डॉट एआई कौन है? अरे हम इसको रिमूव कर रहे हैं, ये एक्चुअली में हमारी जैसे कुछ मीटिंग वगैरह होती है ना, तो हम इसको, एआई का ये क्या है, नोट्स ऑटोमेटिकली बना देता है। तो वो जूम के साथ कनेक्टेड है ना, अच्छा तो अच्छा मीटिंग अच्छा स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिकली वो रीड डॉट एआई भी ऐड हो जाता है उसमें। तो क्या होता है कि कोई मीटिंग चलती है 1 आवर 2 आवर्स की, तो अच्छा। जैसे हमारा वही वगैरह होता है ना डेवलपर लोगों के साथ में, तो मीटिंग मिनट्स बन जाता है उससे, हाँ 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 हाँ। कुछ अलग से नोट करने अच्छा, की जरूरत नहीं होती है। बढ़िया है बढ़िया है। मतलब वो हम्म। हियर करके कन्वर्सेशन सब बना हाँ देता वो होगा। मतलब सारी रिकॉर्डिंग करता है, बढ़िया है। रिकॉर्डिंग के बेसिस पे वो, आई मीन स्पीच टू टेक्स्ट जो कन्वर्जन हो रहा है, उसका एक ब्रीफ समरी बना के वो भेज देता है हम लोगों को, और अटेंडेंस जो होते हैं, अटेंडेंस वगैरह रहता है, तो वो हेल्पफुल रहता है, आई मीन ऐसे अच्छा है। प्रोडक्टिव